हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल किसानों के मुद्दों पर पंचकुला में निर्दलीय विधायकों की गुप्त बैठक हुई। बताया जा रहा है कि पीएम और प्रदेश सरकार से जल्द हल निकालने की अपील की जाएगी। वहीं एसवाईएल के मुद्दे को भी जल्द सुलझाने की बात कही गई है। इस बैठक में पृथला विधायक नयनपाल रावत, पुंडरी विधायक रणधीर गोलन, नीलोखड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान सहित कई विधायक मौजूद रहे। ढासा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच मंगलवार को राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा और ये लड़ाई केवल हरियाणा, पंजाब और यूपी की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसपी का नुकसान सभी प्रदेश के किसानों को होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंसक और आगजनी किसान आंदोलन के इतिहास में नहीं है। अब सब शांतिपूर्वक ही चलेगा। किसान सर्दी से भी बचें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नौजवान किसान आंदोलन की रूपरेखा को इस आंदोलन से सीखें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बीजेपी मेयर प्रत्याशी के नामांकन को लेकर सोनीपत पहुंचे। इस बीच मंत्री ने दावा किया कि उनका प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। साथ ही उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी। मंत्री कंवरपाल ने पंजाब को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि पंजाब को व्यवहारिक रूप से छोटे भाई हरियाणा को उसका हिस्सा देना चाहिए। हरियाणा का कानूनी तौर पर भी एसवाईएल के पानी पर हक है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चर्चा करने से ही बिल और कानून बनते हैं और चर्चा करने से ही समाधान होता है। केंद्र सरकार ने किसानों से चर्चा के लिए हमेशा दरवाजे खोले हुए हैं। कंवरपाल ने आंदोलन पर राजनीति का आरोप लगाया है। एक बार फिर से स्कूल खोलने पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही खोले गए हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों को अभी नहीं बुलाया गया। यमुनानगर के गांव खुर्दी और दामला में किसानों ने सांसद नायब सैनी का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने सांसद के पहुंचने से पहले ही अंबेडकर भवन सहित 4 जगहों का उद्घाटन कर दिया। दरअसल अंबेडकर भवन सहित 4 जगहों का सांसद नायब सैनी को उद्घाटन करना था। इस दौरान किसानों ने शिलान्यास पट पर पेंट भी लगाया। गौरतलब है कि बीजेपी नेताओं के गाँव में पहुंचने पर किसानों ने रोक लगा रखी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन नफा नुकसान का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। किसान शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को किसानों की मांगों को सुनकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान कानून को लेकर जेजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जेजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। एसवाईएल के मुद्दे पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल पर हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है। सरकार को किसान आंदोलन और एसवाईएल मुद्दे को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को शीघ्र ही किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 दिनों से किसान खुले में है लेकिन सरकार अड़ी हुई है। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री द्वारा एसवाईएल की मांग बीच में लाने की आलोचना की। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना 20वें दिन भी जारी है। वहीं किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम सामाजिक राजनीतिक महिला संगठन आगे आ रही हैं। मंगलवार को जनवादी महिला संघर्ष समिति का जत्था टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा। वहां किसानों को समर्थन देने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व जनवादी
महिला संघ समिति के राष्ट्रीय महासचिव जगमती संगवान ने केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने पर चेतावनी भी दी। कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसानों का आंदोलन गांव, गली और नुक्कड़ पर भी होगा। किसान आंदोलन को लेकर पानीपत के टोल प्लाजा पर मुसलमान भाइयों ने किसान भाइयों के लिए लंगर की सेवा शुरू की, जहां पर आने जाने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं आने जाने वाले किसानों का कहना है कि ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुसलमान भाई किस कदर सेवा में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसानों के भाईचारे की मिसाल जगह जगह देखने को मिल रही है, जहां पंजाब से आने जाने वाले किसानों के लिए नेशनल हाईवे 9 पर रोहतक के गांव खरावड़ के ग्रामीणों ने लंगर लगाया है। यहां किसानों के लिए चाय, खाने पीने से लेकर दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर जाने वाले किसान यहां रुककर खाना खाते हैं। गांव खरावड़ निवासी मलिक ने बताया कि जब से आंदोलन चल रहा है तब से यहां ग्रामीणों की तरफ से लंगर लगाया गया है। दरअसल गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर इस लंगर की व्यवस्था की है। वहीं पंजाब के एक किसान ने बताया कि पंजाब से आते समय हरियाणा में किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की हुई है। पलवल में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों पर रात के समय कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके। किसानों ने पत्थर फेंकने वाले 2 लड़कों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि अभी तक लड़कों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन में पहुंच गया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों के लिए टंकियों में भरकर दूध आ रहा है। बता दें कि अमृतसर से टिकरी बॉर्डर तक दूध पहुंचाया जा रहा है। किसानों के लिए तीसरे दिन गांवों से मदद पहुंचाई जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। बता दें कि प्रदेश के कई गांवों से भी दूध और लस्सी लाई जा रही है। इसके अलावा आसपास के गांवों से किसानों को लगातार खाने पीने का सामान भी मिल रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इसी बीच बुजुर्ग महिलाएं आंदोलन में डटी हुई हैं और सड़क पर ही स्वेटर भी बुन रही हैं। आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि कृषि कानून वापस होने तक घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने सड़क पर आएंगे। एम्स नर्सिंग यूनियन दिल्ली के ऐवान पर बल्लभगढ़ अस्पताल में कार्यरत एम्स के सभी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर हैं। एम्स में काम करने वाली नर्सों ने अनिश्चितकालीन तक हड़ताल में जाने का फैसला किया है। नर्स यूनियन ने बताया कि हमने मांगों को लेकर पहले भी अपील की है लेकिन अब तक मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। नर्स यूनियन जो मांग कर रही हैं उसमें सबसे अहम मांग 6ठा वेतन आयोग लागू करना और कैंटीन में खाने की अनुमति देना, नर्सेज भर्ती में लिंग भेद को वापस लेना, आवास के लिए क्वार्टर और हॉस्टल व्यवस्था की मांग शामिल। झज्जर के एम्स अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे है। यहां नर्सिंग स्टाफ ने केंद्र सरकार द्वारा 2016 से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। साथ ही यहां एडमिट कोरोना के पेशेंट भी इलाज को लेकर सहमे हुए हैं। स्टाफ का कहना है कि सरकार उन पर दबाव बनाने के लिए नियुक्तियों को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, जिसका वो विरोध करते हैं। नगर पालिका उकलाना के चेयरमैन पद के लिए, पार्षद पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उप तहसीलदार धर्मवीर नैन ने बताया कि उकलाना नगर पालिका का चुनाव 27 दिसंबर को होगा, जिसके लिए 1 चेयरमैन पद और 4 पार्षद के लिए नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की बुधवार को अंतिम तारीख है। उसके बाद 17 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लेने का समय है। उसके बाद जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहेंगे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को रोहतक PGI-MS से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि इन्फेक्शन बढ़ने के चलते अनिल विज को मेदांता रेफर किया गया है।
इस दौरान डॉक्टरों की टीम और परिजन भी पीजीआई पहुंचे। बता दें कि इससे पहले भी अनिल विज की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल से रोहतक के PGIMS अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। ठंड के साथ कोरोना की बड़ी रफ्तार लोगों को परेशान कर रही है। सिरसा में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि 73 साल की महिला का सिरसा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन महिला कोरोना से जंग हार गई। इसके साथ ही सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल 112 हो गई है। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 237 पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि सिरसा में अब तक कुल 7,750 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं अब इधर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क है। दिल्ली की ओर से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। मास्क न पहनकर चलने वाले वाहन चालकों के भी चालान कर पुलिस उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। चरखी-दादरी में प्रशासन ने बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके चलते बेसहारा लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कई लोग फुटपाथ पर सोकर रात बिता रहे हैं। वहीं SDM ने रेड क्रॉस की मदद से रैन बसेरा खोलने का भरोसा दिया है। कड़ाके की ठंड से उत्तरी भारत कपकपा रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने जीवन दूभर कर दिया है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो उनकी है जिनके पास रहने को घर नहीं है। बता दें, कलानौर की अगर बात करें तो नगर पालिका कार्यालय के नजदीक बने नए रैन बसेरे की हालत खस्ता है। हरियाणा न्यूज की टीम ने रैन बसेरे का दौरा किया। इस दौरान रैन बसेरे की हालत बद से बदतर नजर आई। दरवाजे के सामने मिट्टी पड़ी हुई मिली और गेट के सामने गड्ढा खुदा हुआ मिला। वहीं रैन बसेरे के अंदर कोई साफ सफाई नहीं मिली और ना ही सर्दी से बचने के लिए कोई चादर और रजाई मिली। हालत इतनी बदतर थी कि अंदर बाथरूम से लेकर वॉशरूम तक गंदगी का अंबार दिखाई दिया। आजीविका मिशन से जुड़ी कुछ महिलाओं ने मंगलवार को अधिकारियों का दरवाजा खटखटाकर उनका पैसा दिलवाने की गुहार लगाई है। कोरोना काल के दौरान प्रशासन ने आजीविका मिशन के तहत बने महिलाओं के ग्रुपों से बड़ी संख्या में मास्क तैयार करवाए थे। करीब 8 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अब तक इन महिलाओं का मेहनताना नहीं मिला है। इतना ही नहीं, मास्क बनाने में लगे मटेरियल का पैसा भी उनको नहीं दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि वो कई बार मिशन से जुड़े अधिकारियों से बार बार उनका पैसा दिए जाने की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिससे परेशान महिलाएं उपायुक्त से मिलने आई। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने इस मसले पर बोलते हुए कहा कि वो इस मसले को पहले भी उठा चुके हैं और इसे एक घोटाला बताया। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला उपायुक्त जयवीर आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पौधारोपण कार्यक्रम में विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स ने पौधों की जिम्मेदारी ली। जिला उपायुक्त जयवीर आर्य ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। हर दिन जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो बिगड़ते पर्यावरण के कारण है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा पौधारोपण करेंगे उतना ही हमारे पर्यावरण को मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को धुएं से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण के लिए होना बहुत जरूरी है। वहीं जब तक कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक हमें मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। भिवानी के लघु सचिवालय परिसर में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ गाजियाबाद ने संयुक्त रूप से भूकंप की मॉक ड्रिल की। गाजियाबाद से पहुंची एनडीआरएफ के बचाव दल ने नए सरल केंद्र भवन में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। सायरन के साथ लघु सचिवालय परिसर से सभी अधिकारी और कर्मचारी खुद के बचाव के लिए अपने अपने कार्यालयों से निकलकर बाहर पार्क में इकट्ठे हुए।
उपायुक्त जबीर सिंह आर्य ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक की और निर्देश दिए कि भूकंप से प्रभावित घायलों की मदद की जाए और जो कर्मचारी सरल केंद्र में फंसे हुए हैं उनको तुरंत बाहर निकालकर उनका इलाज किया जाए। इंद्री के गांव धनोखेड़ी के रहने वाले 22 साल के दीक्षांत कंबोज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। दीक्षांत कंबोज देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से करीब 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद धनोखेड़ी पहुंचे। दीक्षांत के दादा बलबीर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि दीक्षांत गांव का पहला लड़का है जो सेना में भर्ती हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीक्षांत ने सेना में भर्ती होकर पूरे कंबोज समाज का नाम ऊंचा किया है। उधर दीक्षांत की माता सारिका कंबोज ने भी कहा कि दीक्षांत ने सेना में भर्ती होकर हमारे सपने को पूरा किया है। नागल चौधरी के कोथल खुर्द गांव में सरपंच पर साथियों के साथ मिलकर एक शख्स के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि सरपंच ने एक महिला को अपशब्द कहे थे, जिसका विरोध करने पर सरपंच ने उसके साथ मारपीट की। अपने साथ हुई मारपीट के खिलाफ शख्स दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं जब हरियाणा न्यूज की टीम ने सरपंच के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि आरोपी सरपंच पर पहले से ही मारपीट सहित 2 से 3 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते सरपंच अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है। पार्ट टाइम जॉब देने के बहाने अब साइबर ठग लोगों के फोन पर संदमारी कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि व्हाट्सएप अकाउंट पर मैसेज भेजकर पार्ट टाइम जॉब के जरिए लुभावनी इनकम का लालच दिया जाता है। लिंक पर क्लिक कर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ग्रुप में जुड़ने को भी कहा जाता है, लेकिन यहीं पर शिकार साइबर ठगी के जाल में फंस जाता है। ऐसे मामलों से बचने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो ऐसे मैसेज पर क्लिक करने से साइबर ठग न सिर्फ आपके फोन में डाटा चोरी कर सकते हैं, बल्कि आपके वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जीवन भर की पूंजी भी उड़ा सकते हैं। गुहाना में एक महिला को फेसबुक पर गाड़ी खरीदना महंगा पड़ गया। दरअसल कोहला गांव की रहने वाली दीपा को फेसबुक पर एक गाड़ी पसंद आई थी। इस दौरान दोनों के बीच फेसबुक पर ही कार लेने को समझौता हो गया, जिसके बाद महिला ने गाड़ी बेचने वालों के खाते में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे देने के बाद महिला को गाड़ी नहीं मिली। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ बदन सिंह ने बताया कि फेसबुक पर ही कार लेने को समझौता हुआ। पैसे देने के बाद जब व्यक्ति कार उपलब्ध नहीं करवा सका और उसने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया तो महिला ने उनके पास शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। साइबर सिटी में गन पॉइंट पर लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गुरुग्राम की पटौदी तहसील का है, जहां बीती रात 2 अज्ञात बदमाशों ने ट्रंक हाउस के शॉप से उस वक्त 2 लाख की लूट को अंजाम दे डाला जब ट्रंक हाउस के मालिक दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी 2 अज्ञात बदमाश शॉप में दाखिल होकर बैग से 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस की माने तो ट्रंक हाउस में काम करने वाले कर्मचारी संजय ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी लुटेरे बदमाशों में से एक ने संजय पर फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली संजय को जा लगी। संजय को पहले पटौदी, उसके बाद गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। भिवानी की सीआईए 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रेकी करके व्यापारियों से पैसे और कीमती सामान छीनते थे। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ये दोनों बदमाश भिवानी के जैन चौक के निवासी हैं और इनके साथ कुछ और भी बदमाश हैं। इसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।